हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इससे पहले भी हमने सेक्शन 37 तक यानी चैप्टर 3A तक कंप्लीट कर लिया है और स्टाम्प एक्ट भी कंप्लीट हो गया है। जो JDA JLO के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सेक्शन और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 38 कहता है काश्तकारों के हित, टेनेंट का इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। सिर्फ 2 ही लाइन का सेक्शन है और 2 ही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि टेनेंट अपनी होल्डिंग पर इंटरेस्ट कैसे रखेगा। तो टेनेंट अपने हित को या अपने इंटरेस्ट को, हेरिटेबल तो है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है। ये 2 शब्द हमें याद रखने हैं कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता लेकिन हेरिटेबल है, यानी आने वाले वंशज के पास में जा सकता है। तो यह बताता है कि काश्तकार का हित आमतौर पर विरासत योग्य है, यानी वंशानुगत है, हेरिटेबल है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये सेक्शन 38 बात करता है। सेक्शन 39 बात करता है बिक्वेस्ट की। बिक्वेस्ट यानी विल, वसीयत की बात की गई है 39 में। हमने 38 में पढ़ा कि टेनेंट अपनी जोत या होल्डिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन 39 उसका एक्सेप्शन है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन कैसे? विल बनाकर, बिक्वेस्ट बनाकर अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर वो ट्रांसफ़र करता है अपनी होल्डिंग तो उसे पर्सनल लॉज का पालन करना होगा, यानी अगर वो हिंदू है तो हिंदू लॉ अप्लाई होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। और तीसरा, अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति से रिलेटेड है तो उनके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा जो इस एक्ट में आगे दे रखे हैं। तो एक खातेदार काश्तकार को वसीयत के माध्यम से अपनी होल्डिंग में अपना हित हस्तांतरित करने का अधिकार है, यानी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। वो अपनी पूरी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है या उसके किसी हिस्से को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो उसे पर्सनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हिंदू या मुस्लिम लॉ। और वसीयत का प्रभाव क्या होगा? एक वैध वसीयत केवल काश्तकार की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन जिंदा है तो उसके लिए सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट करता है वो। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई तो डेथ के बाद ही वो विल प्रभाव में आती है। ये है सेक्शन 39। सेक्शन 40 बात करता है सक्सेशन के राइट, टेनेंट का सक्सेशन का राइट। हमने सेक्शन 39 में ये पढ़ा कि बिक्वेस्ट कब अप्लाई होगा? जब टेनेंट की डेथ हो जाती है तो विल का प्रभाव उस टाइम आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि विल से पहले ही किसी की डेथ हो जाती है, यानी विल बना ही नहीं है उससे पहले, तब कौन सा प्रोविज़न लागू होगा उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है, सेक्शन 40। तो अगर कोई व्यक्ति निर्वसित ही मर जाता है, यानी बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है, जाएंगे उसकी जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ मीन्स अगर वो हिंदू है तो हिंदू लॉज में कैसे सक्सेशन होता है वारिसों को, और अगर मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार उसका वारिसी को मिलेगी। सिंपल। सेक्शन 41 बात करता है खेतदार से इंटरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस। हमने सेक्शन 38 पढ़ा, जनरल रूल, कि ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन हेरिटेबल है अगर कोई होल्डिंग है तो टेनेंट के पास में। उसके बाद 39, 40 में हमने एक्सेप्शन पढ़ा। 41 ऑर्गेनिक एक्सेप्शन है कि ट्रांसफ़र कर सकता है टेनेंट अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए। क्या क्या कर सकता है? वो अपनी ज़मीन को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, वसीयत भी कर सकता है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनके अंदर रहते हुए। ये हमने 41 में बात करी। लेकिन सेकंड ये कहता है आप उसमें सब लीज़ नहीं कर सकते। सब लीज़ के अलावा एक जनरल लीज़ या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 42 और 43 के निबंधनों के अधीन रहते हुए। सेक्शन 42, 43 क्या कहता है? 43 जैसे कि अगर कोई पर्सन, अगर टेनेंट SC ST का है तो वो सिर्फ SC ST के ही बंदे को अपनी प्रॉपर्टी या होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है या बिक्वेस्ट कर सकता है। अदर देन SC ST नहीं कर सकता। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। और अगर फिर भी करना है और तो 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता, ये इसमें लिमिटेशन दे रखी है 5 ईयर। और कर दिया तो, अगर फिर भी कर दिया तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो वॉइड मानी जाएगी, जैसे कि ऐसा कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, नल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी स्टार्टिंग से ही उसे वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 42 बात करता है सेल, गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट पर जनरल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। सेक्शन 41 में हमने ये पढ़ा था
कि टेनेंट अपनी होल्डिंग को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, सौंप भी सकता है किसी को, बिक्वेस्ट भी कर सकता है। लेकिन 42 अगेन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि अगर ये सेक्शन ये कहती है अगर टेनेंट ने अपनी होल्डिंग को पूरी को या फिर कम को अगर उसको किसी को सेल कर दिया, गिफ्ट में कर दिया या बिक्वेस्ट कर दी तो वॉइड मानी जाएगी। कब वॉइड मानी जाएगी, उस कंडीशन की बात कर रहा है सेक्शन 42। इसमें 3 पॉइंट है जिसमें पहला पॉइंट ओमिट हो गया है। बी पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए टेनेंट जो है वो SC ST का है, लेकिन उसने अपनी जो होल्डिंग है वो दे दी है नॉन SC ST को, तो वो वॉइड माना जाएगा। बी अगेन ओमिटेड है। बी पॉइंट ये कहता है सहरिया जो जनजाति है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं कि अगर कोई सहरिया ट्राइब से रिलेटेड है तो उसे सहरिया ट्राइब को ही अपनी प्रॉपर्टी को सेल करनी है, गिफ्ट बिक्वेस्ट कर सकता है। अदरवाइज ये जो भी ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ इस सारे ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ये सेक्शन 42A तो ओमिट है लेकिन 42B भी है। सेक्शन 42 जो है वो रिलैक्सेशन देती है सेक्शन 42 का कि 42 में जो सेल गिफ्ट और बिक्वेस्ट किया था आपने, अगर वो वॉइड हो गया तो क्या उसको फिर से वैलिड किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ये सेक्शन ये बोलती है। तो अब इसके लिए कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लगानी होगी, जो भी टाइम दे रखा है उसमें और जो भी मैनर दिया हुआ है इस एक्ट में उसके अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। इसमें सिर्फ कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर को या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट कोई भी ऑफिसर, जैसे SDM भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसे वैलिड घोषित कर सकता है। प्रोसेस क्या होगी, टेनेंट एप्लीकेशन लगाएगा जो भी फीस या पेनल्टी है उसके साथ में। लेकिन याद रखने वाला ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब सेक्शन 42 का वॉयलेंस हुआ हो या उसमें सेल गिफ्ट की वजह से वॉइड हुई हो। और अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है, मान लो वो अर्बन असेसमेंट में आती है, तब अप्लीकेंट को यानी टेनेंट जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसे सरकार ने जो भी टैक्स उस अर्बन असेसमेंट के लिए तय कर रखा है वो उसको चुकाना होगा। उसके बाद में ये कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट जो भी अधिकारी है उसे वैलिड डिक्लेयर कर सकता है। सेक्शन 43 बात करता है मॉर्गेज की। इसमें ये है, ये सेक्शन ये बताती है कि एक टेनेंट अपनी होल्डिंग को मॉर्गेज कैसे कर सकता है। कि बेयर एक्ट में बहुत लेंथी दे रखी है, मैंने इसको समराइज़ करने की कोशिश की है। एक होता है सिंपल मॉर्गेज। तो अगर किसी को सिंपल मॉर्गेज अगर टेनेंट को लेना होता है तो वो कैसे लेगा, या तो वो बैंक के थ्रू लेगा या जो भी सहकारी संस्थाएं हैं उनसे लोन लेने के लिए अपनी जो ज़मीन है उसको मॉर्गेज रख सकता है। ये है अपना जनरल प्रोविज़न। दूसरे तरह का मॉर्गेज आता है यूसो फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। ये क्या होता है, भोग बंधक, हम TPA में पढ़ते हैं। इसमें एक ज़मीन पर लोन लिया जाता है और उस ज़मीन में जो भी उपज होती है वो उपज जिसे हमने लोन में दे रखा है वही रखता है, ताकि उस उपज से ही वो लोन का जो है वो पूरा होता रहे। तो अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए अगर भोग बंधक है, यूजो फ्रैक्चुअरी है, तो उसके लिमिटेशन सिर्फ 5 साल है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पॉइंट ये दे रखा है एक्सेप्शन इसका कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है तो वो यूज़ ऑफ फ्रैक्चुअरी दे ही नहीं सकते। ये एकदम पूरा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और मान लीजिए ये 5 साल और कोई भी टाइम लिमिट दे रखी है या डिसाइड कर रखा है, अगर पूरा हो जाता है और उन 5 साल में या 1 साल या 10 साल जितने भी टाइम, 5 साल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो जितने भी टाइम में चाहे वो लोन चुका दिया गया हो या ना चुकाया गया हो, वो डीम्ड सेटिस्फेक्शन माना जाएगा कि लोन चुका दिया गया है। ये इसकी अच्छी बात है। अब मान लीजिए एक बार मॉर्गेज सेटिस्फाई हो गया या सेटिस्फेक्शन हो गया, टाइम लिमिट पूरी हो गई, तो उसके 3 महीने के भीतर भीतर कब्जा करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा कब्जा नहीं किया तब 1 साल की जेल हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकती है। तो हमने इसमें लिमिटेशन देखी। एक तो यूज़ो फ्रैक्चुअरी वाली लिमिटेशन हमने देखी 5 ईयर की, कि 5 साल तक ही रख सकता है। दूसरा 3 महीने और के भीतर अगर कब्जा नहीं लिया है तो 1 साल की सज़ा, यानी 3 लिमिटेशन हमने इसमें देखी है, तो ये हमें याद रखनी है। सेक्शन 43A बात करती है मॉर्गेज की ही, लेकिन ये एक तरह से सेविंग क्लोज है। यानी जनरल अगर कोई भी होल्डिंग इस एक्ट से, यानी ये एक्ट कब का है 1955 से पहले अगर मॉर्गेज रखा गया है तो उसे पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही
डील किया जाएगा वही प्रोविज़न लागू होंगे, ना कि 1955 के ये सेक्शन 43A की जिस्ट है। इसको पढ़ लेते हैं हम। भोग बंधक को छोड़कर अन्य पुराने गिरवी इसी अधिनियम से अप्रभावित रहेंगे। यूजुअल फ्रैक्चुरी एक एक्सेप्शन दे रखा है। पक्षकारों के अधिकार और दायित्व पुराने कानूनों के अनुसार ही चलते रहेंगे। किसी भी शिकायत के लिए पीड़ित पक्ष निर्धारित समय और फीस के साथ असिस्टेंट कलेक्टर के साथ कोर्ट जा सकता है। ये सेक्शन 43 बात करता है। अब सेक्शन 44 से अलग प्रोविजन स्टार्ट हो गए। लेट और सबलेट पे देनेंगे, यानी पट्टे पर या उप पट्टे पर देनेंगे। सेक्शन 44 बात करता है राइट टू लेट एंड सबलेट, यानी पट्टे या उप पट्टे पर। तो जनरल प्रोविज़न है, जनरल सेक्शन है ये। इसमें ये कहता है कि खुदकास्त जो है यानी टेनेंट जो है वो अपनी ज़मीन को लेट कर सकता है यानी पट्टे पर दे सकता है, और सबलेट यानी उप पट्टे पर भी दे सकता है। जो भी प्रोविज़न होंगे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होंगे जो इस अधिनियम में दे रखी है। ये सेक्शन 44 बात करता है। अब हम चलेंगे इससे आगे एक्सेप्शंस वगैरह जो भी आते हैं। जैसे कि हमने सेक्शन 44 में ये पढ़ा था कि टेनेंट जो है वो अपनी होल्डिंग को लेट और उपलेट कर सकता है, यानी पट्टे और उपट्टे पर दे सकता है। सेक्शन 45 उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटिंग एंड सबलेटिंग। दे तो सकते हो आप, लेकिन आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। कोई भी खातेदार हो, चाहे लैंड होल्डर हो, चाहे खातेदार टेनेंट हो, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति हो, अपनी पूरी होल्डिंग या फिर किसी भी पार्ट को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए दे सकता है? सिर्फ 5 ईयर। ये लिमिटेशन हमें याद रखना है। 5 ईयर के लिए ही पट्टे पर दे सकता है। दूसरा, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दे रखे हैं सेकंड क्लोज में। लेकिन मान लीजिए वो कोई ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित है, यानी एग्रो प्रोसेसिंग या प्लांटेशन या वृक्षारोपण से रिलेटेड है, तो अगर वो कृषि कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय है या फिर वृक्षारोपण से रिलेटेड है, तो उसे मैक्सिमम दिया जा सकता है 15 ईयर तक, 15 साल तक। ठीक है। तीसरा और दे रखा है एक एक्सेप्शन इसी का, कि अगर वो गवर्नमेंट पर्पस के लिए है, लीज पे देना है, तब उसका टाइम पीरियड होगा 30 साल के लिए। और इंटरेस्टिंग, इसे फिर और आगे बढ़ाया जा सकता है 10 साल के लिए, यानी 30 साल का लिए आप पट्टे पर दे सकते हो या सब पट्टे पर दे सकते हो, प्लस 30 साल होने के बाद उसे और 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये सेक्शन 45 बात करता है। एक पॉइंट और इसमें दे रखा है कि अगर 2 बार लीज़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल के लिए लीज़ दी और 6 ईयर में ही आपने सेकेंड लीज़ भी दे दी। नहीं, इन दोनों लीज़ के बीच में जो गैप है, कम से कम 2 ईयर का गैप होना चाहिए। और अगर कोई खातेदार नहीं है, गैर खातेदार है, तो वो सिर्फ 1 साल के लिए दे सकता है मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं दे सकता। यानी इसमें लिमिटेशन ही लिमिटेशन है। 5 ईयर की लिमिटेशन, फिर 15 ईयर, फिर 30, 10 ईयर, 1 ईयर और 2 ईयर। तो ये सेक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगेन सेक्शन 46 जो है वो सेक्शन 45 का एक्सेप्शन है। 45 में हमें बहुत सारी लिमिटेशन दे दी कि आप इतने टाइम तक ही लीज़ पे दे सकते हो या सब लीज़ पे दे सकते हो। लेकिन सेक्शन 46 बताता है कि आप 5 ईयर, 15 ईयर, 30 तो गवर्नमेंट के लिए, तो इसको नहीं मानेंगे हम। 5 और 15 के लिए मानेंगे, से आप ज़्यादा दे सकते हो। सेक्शन 46 अगेन सेक्शन 45 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 45 में हमें बहुत सारे लिमिटेशन दे रखी है, जैसे 5 ईयर की, 15 ईयर की, 30 ईयर की। खैर 30 ईयर की जो है वो गवर्नमेंट की है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगी। 5 ईयर और 15 ईयर वाली जो लिमिटेशन है, उसका एक्सेप्शन ये कहता है कि 5 साल से या 15 साल से आप ज़्यादा के लिए लीज़ या सब लीज़ पे दे सकते हो। किन किन कंडीशन में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, लूनेटिक है यानी पागल है, इडियट मूर्ख है, तब दी जा सकती है। या फिर अविवाहित महिला है, या डाइवोर्सी वीमन है, या सेपरेटेड वाइफ है, या विडो है, तब दिया जा सकता है। अगर कोई शारीरिक रूप से असक्षम है, तब दिया जा सकता है। या कोई सशस्त्र बल का सदस्य है, या जेल में हिरासत में है, या कोई स्टूडेंट है जो 25 वर्ष से कम का। इसमें याद रखना है हमें, क्योंकि हम मोस्टली लिमिटेशन हम देख लेते हैं 18 ईयर के लिए, लेकिन इसमें स्टूडेंट के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है 25 ईयर। ये हमें याद रखना है। और ये SC ST वाला ये जो प्रोविज़न दे रखा है, ये 46A में दे रखा है।
तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। सेक्शन जो 46 है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सुरक्षा के लिए एक तरह से बनाया गया है। सेक्शन बहुत लेंदी दे रखी है। इसमें ये दे रखा है कि अगर SC ST का कोई सदस्य है और अगर नॉन SC ST के सदस्यों को होल्डिंग या कोई भी अगर हिस्सा देता है तो वो वॉइड होगा। मतलब इस सेक्शन का 46A का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, चाहे आप 45, 46, 40 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये 46 जो है वो ओवरराइड इफेक्ट डालेगा। ऐसी लीज जो है वो वॉइड हो जाएगी। यानी SC ST समुदाय के भूमि अधिकारों का संरक्षण, ताकि गैर SC ST व्यक्तियों द्वारा उसके शोषण ना हो सके। SC ST का सदस्य अपनी ज़मीन केवल SC ST के सदस्य को ही किराए पर या सब किराए पर दे सकता है, अदरवाइज़ वो लीज पूरी तरीके से वर्जित होगी। ये इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का पार्ट, जो ये कहता है कि ये धारा सेक्शन 44, 45, 46 के सामान्य नियमों पे भारी पड़ती है, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगी। सेक्शन 46 के अपवाद जैसे 46 को छोड़कर वो इसमें लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट और माइनर से रिलेटेड है। और अगर कर दी गई है तो ऐसी लीज क्या होगी, वॉइड होगी, यानी शुरू से ही शून्य होगी। ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, ये 54A तक है, 38 से 54A तक। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।